अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की जीडीपी और सीएई यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ये हैं इसके तमाम एमसीक्यूज़, हम इम्पोर्टेंट तरीन एमसीक्यूज़ देखेंगे जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वही आपके टेस्ट में आएंगे। वो सवालात हम देखेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेगी। एक और बात स्टूडेंट्स के, हमने अपना नया फेसबुक पेज बनाया है, तो उस पेज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने लाजमी से फेसबुक को लाजमी से आपने फॉलो कर देना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर। अच्छा जी, टॉलरेंस पूछी गई है सिल्वर की। अब बेसिकली टॉलरेंस क्या चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना 4-5 टॉलरेंस है, मेरे ख्याल से 7 टॉलरेंस हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। टॉलरेंस बेसिकली किसी भी चीज़ की रेंज होती है, किसी भी वैल्यू की रेंज होती है ऊपर और नीचे की, कि हाँ भाई इतनी है तो बर्दाश्त के काबिल है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है सब्ज़ी ख़रीदी 1 किलोग्राम, ठीक है। अब शॉपकीपर ने बोला भाई ये 1 किलो सब्ज़ी है, इसके अंदर कुछ टॉलरेंस है, यानी कि कुछ बर्दाश्त है जो आपको करना पड़ेगा। आपने बोला वो क्या टॉलरेंस है? उसने बोला भाई ±100 ग्राम की टॉलरेंस है। ±100 ग्राम की टॉलरेंस मतलब क्या? यानी कि ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो उसने शॉपकीपर ने आपको पहले बता दिया ये 900 ग्राम से लेकर 1100 ग्राम के दरमियान इसका वज़न हो सकता है। यानी कि 1000 से 100 ग्राम कम भी हो सकता है, 1000 से 100 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये टॉलरेंस है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से टॉलरेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर जो है टॉलरेंस ऑफ सिल्वर, अब ये बेसिकली बैंड्स है। रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर, यानी कि जिससे हम करंट का फ़्लो जो है कम करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं कि इतना कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो वो रजिस्टर होता है, ठीक है। वो वायर्स में या सर्किट्स में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब तो उस रजिस्टर के ऊपर ना, उस रजिस्टर की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस को हमेशा ओम से मेजर करते हैं, यानी ओम यूनिट होता है, OHM, ठीक है। तो अब जो रजिस्टर होता है ना, जब हम ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर अलग अलग कलर्स के बैंड लगे होते हैं, सिल्वर, ब्राउन, ग्रीन, वायलेट, रेड, इस तरह के, गोल्ड, इस तरह के बैंड्स लगे होते हैं। अब उन बैंड्स का मतलब होता है कि जो भी अगर बैंड लगा होगा ना, तो हर बैंड का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी इसकी इतनी टॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर बैंड जो होता है उसकी टॉलरेंस होती है 10%। यानी अगर आपके पास 200 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर 10% टॉलरेंस है। यानी कि 10% हम निकाल लेते हैं 200 का, 200 का 10% निकाल लेंगे तो 0.1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 20 मेरे ख्याल से 20 बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो ये क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। अब ये 20 इसका क्या आ रहा है, यानी कि 200 का 10% कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो 20 यानी 220, 200 के अंदर क्या हो रहा है? +-20 हो रहा है, +-20 ये वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। उसने हमें बता दिया कि भाई इसके अंदर +20 भी हो सकता है, -20, यानी 180 से 220 तक जो है इसके ओम हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये टॉलरेंस होती है। इस तरीके से समझ गए होंगे आप। तो ये हर किसी बैंड की ना अलग अलग, अगर सिल्वर बैंड है तो उसकी 10% टॉलरेंस है, और अगर ब्राउन बैंड है तो टॉलरेंस ऑफ ब्राउन बैंड की कितनी टॉलरेंस होगी भाई? तो ब्राउन बैंड की होती है हमारे पास 2% टॉलरेंस होती है। और उसी तरह रेड बैंड जो होता है उसकी टॉलरेंस होती है 1%, ठीक है। ग्रीन जो होता है उसकी होती है 0.5% टॉलरेंस होती है। वॉयलेट जो कलर होता है, वॉयलेट कलर का जो बैंड होता है उसकी 0.1% टॉलरेंस होती है। गोल्ड बैंड जो होता है, गोल्ड कलर का जो बैंड लगा होता है रजिस्टर पे, उसकी 5% टॉलरेंस होती है। और जो ब्लू कलर का जो बैंड लगा होता है रजिस्टर पर, उसकी टॉलरेंस होती है 0.25%, ठीक है। ये हमारी टोटल टॉलरेंस थी, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे, 7 एमसीक्यूज़ थे, बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी दी होती है।
एक होती है स्पीड, स्पीड में हम रफ्तार पता करते हैं कितनी रफ्तार से कोई चीज़ चल रही है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसमें रफ्तार भी दी होती है, यानी स्पीड भी दी होती है और डायरेक्शन भी, कि कितनी स्पीड है और किस तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी होती है इसकी, ठीक है, और टाइम भी दिया होता है। तो इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है वेलोसिटी का। अच्छा, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन बॉडी 1 किलोग्राम बॉडी टू एक्सिलरेट आउट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा जी, अब एक जो है हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स है। फोर्स कितनी दी हुई है? 1 न्यूटन, ठीक है। उसी तरह 1 किलोग्राम की बॉडी, यानी कि बॉडी का मास कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो एक्सीलरेशन है वो हमें बतानी है कि भाई एक्सीलरेशन कितनी होगी। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है F=ma, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। F दिया हुआ है 1 न्यूटन, मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। पीछे बचा A। अब ये A इधर ही रहेगा, जो कि 1 kg ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 न्यूटन के साथ। 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन 1 kg, सॉरी, ये किसके बराबर हो गया? A, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विच लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है उसके बारे में हमने बताना है, यानी कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कि बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, कैसी होती है डायरेक्शन। तो वो कौन सा लॉ बताता है? तो हमारा लेंजेस लॉ बताता है। लेंजेस लॉ बताता है और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बताता है। अब समझ लेते हैं थोड़ा इस एमसीक्यूज़ को ना। ईएमएफ क्या चीज़ होती है? ईएमएफ होती है बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है भाई? कुछ बच्चों को तो पता होगा, पढ़ा तो सब नहीं होता है, लेकिन इंसान है भूल जाते हैं, जब प्रैक्टिस में नहीं होती चीज़ें तो भूल जाते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। ये ऐसी फोर्स होती है, ऐसी ताकत होती है जो कि करंट को, तार, कोई एक तार है आपके पास, ठीक है, तो तार के अंदर करंट मूव करता है। अब करंट कैसे मूव करता है, किस चीज़ की मदद से मूव करता है? तो वो मूव करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मदद से। समझे आप लोग? यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी पावर है, एक ऐसा पुश है जो कि करंट को पूरी तार के अंदर मूव करवाता है, इर्द गिर्द घुमा रहा होता है करंट को या चार्ज को, इधर उधर मूवमेंट कौन कराता है? ईएमएफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है भाई? ईएमएफ तो समझ आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज़ होती है? अच्छा जी, हाँ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम बात कर रहे थे। ईएमएफ आपको समझ आ गया कि ऐसा पुश होता है जो कि करंट को या चार्ज को मूव कराता है पूरी वायर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ना, इसमें हमारे पास एक मैग्नेट होता है और एक कॉइल होती है। कॉइल हमने ले ली, एक तार की इस तरह से कॉइल बना ली, ठीक है। अब हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है हमने इसके अंदर करा, ठीक है, कॉइल के अंदर रखा, फिर इसको बाहर ले आए, फिर अंदर ले गए, फिर बाहर ले आए। इस तरह करते रहेंगे ना तो एक मैजिक क्रिएट होगा। अब मैजिक क्या क्रिएट होगा कि जो कॉइल है, जो वायर वाली एक कॉइल है, उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा। यानी मैग्नेट को मूव कराने से क्या पैदा हो रहा है? करंट। तो ऐसा करंट जो कि मैग्नेट को मूव कराने से पैदा होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक पूरा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारा करंट पैदा होता है और फिर मूवमेंट होती है। अब ये मैग्नेट को भी हम मूव करा सकते हैं, कॉइल को भी मूव करा सकते हैं मैग्नेट की तरफ, तो दोनों तरीके से करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस लॉ ने बताया था? कौन सा ऐसा लॉ था? अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसकी डायरेक्शन किस लॉ ने बताई थी? लेंजेस लॉ ने बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन हैज़ द सेम डायमेंशंस। ऑप्शंस में से सेम डायमेंशंस किसकी होती है? टॉर्क, एनर्जी, वर्क। तो ये तीनों की सेम डायमेंशन होती है, टॉर्क, एनर्जी, वर्क। यहाँ पूरा एमसीक्यू ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शंस इसके अलग ही हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ना, इन तीनों की सेम होती है। इसका आंसर क्या होगा? सेम, यानी टॉर्क, एनर्जी और वर्क तीनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होती हैं।
अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, नॉर गेट इज़ ऑन व्हेन ऑल इनपुट्स आर। अच्छा जी, नॉर गेट जो है अगर ऑन है तो वो क्यों ऑन है, मतलब उसके इनपुट्स को हम ऐसा क्या करेंगे, उसके सारे इनपुट्स को ऐसा क्या करेंगे कि नॉर गेट ऑन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर गेट्स वगैरह आपको समझने पड़ेंगे। गेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे और गेट और नॉट गेट ही जो है समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम चलते हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको मैं ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और गेट बना हुआ है, ये देखें, ये और गेट है। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर उसके 2 स्विचेस लगे हैं, यानी कि वो दोनों स्विच से ऑन हो सकता है। एक आपके डोर नंबर 1 पे कमरे में बल्ब लगा, उसका एक पहले डोर पे वो स्विच लगा हुआ है और एक दूसरे डोर पे। अगर आप एक स्विच ऑन करते हैं, अगर ये देखें, ये इधर 0 लिखा है ए बी का, अगर आपके ये दोनों स्विच 0 का मतलब है स्विच बंद है, ठीक है, तो दोनों स्विच अगर बंद है तो लाइट नहीं जलेगी, ज़ीरो, बल्ब ज़ीरो हो जाएगा। एक स्विच बंद है, दूसरा स्विच खुला है, तो लाइट जल जाएगी, ठीक है। फिर पहला स्विच खुला है, दूसरा स्विच बंद है, तो भी लाइट जल जाएगी। और अगर दोनों स्विच खुले हैं तो भी लाइट जल जाएगी, यानी कि ऑफ़ कब होगी, जब दोनों स्विच ऑफ होंगे। इसी तरह एक गेट है हमारे पास, नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है कि हमारा उलट होता है, ठीक है। उलट क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमारा 0 जब ऑफ़ थे हमारे दोनों स्विच, तो हमारा बल्ब ऑफ़ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब दोनों वो ऑफ़ होंगे ना नॉर गेट में, जब दोनों स्विच ऑफ़ होंगे, ये दोनों स्विच ऑफ़ हैं, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। एक स्विच ऑन करेंगे, एक स्विच ऑफ़ करेंगे, एक ऑन करेंगे, तो भी बल्ब ऑफ़ रहेगा। वरना पहले क्या हो रहा था, एक ऑन कर रहे थे, एक ऑफ़ कर रहे थे, तो बल्ब ऑन हो रहा था। किसी एक के ऑन होने से भी बल्ब ऑन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी एक के ऑन होने से बल्ब ऑफ़ हो रहा है, ठीक है। ये वाला एक ऑन है पहला, दूसरा ऑफ़ है, तो भी बल्ब ऑफ़ ही रहेगा। एक जो है हमारे पास, ये दोनों अगर ऑन है तो भी हमारे पास ऑफ़ ही रहेगा, ठीक है। तो बात क्या बनी यहाँ पर नॉर गेट में, कि जब सारे इनपुट्स यानी हर चीज़ बंद हो जाएगी, सारे इनपुट्स जो हैं जब हम ऑफ़ कर देंगे, तो हमारा नॉर गेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एमसीक्यू यही था। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ आपको, ये रहा। तो हमारा क्या था, नॉर गेट इज़ ऑन। नॉर गेट कब ऑन होता है, जब सारे इनपुट्स आर ऑफ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क। एमकेएस यूनिट में एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वर्क का, वो बताना है, तो वो जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जूल। अच्छा, ये एमकेएस में भी जूल होता है और एसआई में भी जूल होता है। एसआई और एमकेएस तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। ये एमकेएस होता है क्या, मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। एमकेएस होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। और जो एसआई होता है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। ये एमकेएस मीटर, बेसिकली जो एसआई यूनिट है ना, सिस्टम इंटरनेशनल, वो एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो यूँ समझ लें, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, बस अपडेट हुआ है एसआई यूनिट थोड़ा सा। और लेकिन इसमें दोनों का सेम ही है, जो वर्क का यूनिट है वो एमकेएस में और सिस्टम इंटरनेशनल में सेम ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, कितने डिग्रीज़ के बराबर होता है। 57.30, 60 डिग्री, 65.3 डिग्री, 75.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होता है एक मेजरमेंट करने के लिए, जो डाया मेजर करने के लिए, ये एक जो है वो होता है, स्केल होता है। इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो 0.1 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में दिया हो तो 0.1, और अगर सेंटीमीटर में हो तो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका लीस्ट काउंट होता है। यहाँ पर मिलीमीटर में तो 0.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहाँ गया, ये रहा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज़ है भाई? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हमें बताती है कि एक पाइप है हमारे पास, ठीक है, उस पाइप के अंदर 1 सेकंड में कितना लिक्विड जाएगा, लिक्विड या गैस, बेसिकली लिक्विड और गैस दोनों की बात हो रही है। लिक्विड या गैस में से 1 सेकंड में कितना जाएगा। लिक्विड और गैस का अगर हम कंबाइन नेम बोले ना तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक पाइप में से 1 सेकंड में जितना फ्लूइड जाएगा उतना ही फ्लूइड बाहर भी निकलेगा। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू। यानी एक पाइप में से जितना फ्लूइड अंदर जा रहा है उतना ही उसमें से बाहर भी निकलेगा। तो ये क्या, यानी कि A1V1 बराबर होगा A2V2, यानी कि एरिया और एरिया ऑफ पाइप होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, और ये ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप होता है, और जो वी है वो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ये इक्वेशन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये रहा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी व्हेन v इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू i। अच्छा जी, जब v यानी कि v बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास होता है ना चार्ज जो होता है v, वोल्टेज, बेसिकली वोल्टेज होता है ये, ठीक है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। वोल्टेज जब रिलेट करेगा किससे, करंट से, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा, यानी इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो कांस्टेंट लगेगा उसके बाद जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। तो भाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि r होएगा, ठीक है, और i एज इट इज़ आ जाएगा। तो IRV इज इक्वल टू IR, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, फ़ोटो कॉपी मशीन्स, फ़ोटो कॉपी करने वाली जो मशीन होती हैं वो किस चीज़ का एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम यूज़ हो रहा होता है उसमें, मैग्नेटिक सिस्टम, थर्मल हीट सिस्टम या इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो सवाल है, कांस्टेंट बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब वही दोबारा सवाल आ गया, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो कांस्टेंट होता है वो क्या चीज़ होती है? वी बराबर हो, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो आर आ जाता है, यानी कि IR। तो आर जो है हमारा, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटने के बाद ये कांस्टेंट आता है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगला आखिरी सवाल देख लेते हैं आज के इस वीडियो का। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव प्लेट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली अपॉन। अच्छा जी, अच्छा, एक मेटल की प्लेट है, उसके अंदर से हमने, ये मेटल की प्लेट है, ठीक है, इसमें से हमने लाइट पास की, ठीक है, ये लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मेटल की प्लेट्स में से जो लाइट जा रही है वो निकलेगी भी, ठीक है। तो वो जब निकलेगी तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये फोटोसेंटिसिव प्लेट है, एक मेटल की होती है ना फोटोसेंटिसिव प्लेट। इसके अंदर से जब हमने लाइट पास की तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हमने ये बताना है कि हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, यानी 1 सेकंड में कितने ज़्यादा फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो लाइट हम भेज रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पर। यानी अगर लाइट की जो ब्राइटनेस है वो तेज़ होगी बहुत ज़्यादा, तो उसमें से ज़्यादा लाइट जाएगी 1 सेकंड में, और ज़्यादा ब्राइटनेस वाली लाइट जब जाएगी तो 1 सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, ये वैसे काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपने लंबे तरीके से समझना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं समझा दूँगा लंबे तरीके से भी। और दूसरा ये, अगर मेरे से नहीं समझना चाहते तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी बड़ा अच्छा समझा देते हैं, लंबे लंबे टॉपिक्स लिखे होते हैं 9th 10th की बुक में, तो आप
टॉपिक सर्च करें तो ये बड़े लंबे तरीके से डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा, या आप मुझे बता दें मैसेज करके, मैं भी समझा दूँगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी आज की, इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा फेसबुक पेज लाजमी से फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज लाजमी से फॉलो करें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।